जो विपक्ष की आवाज़ को दबाता है और बोलने वालों को जेल में डालता है। तो एक तरफ वो मॉडल है जो मनुस्मृति को अगर वो जायज़ मानता है, जो जात पात वर्ण व्यवस्था को जायज़ मानता है, वो न्याय करेगा। मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता। अगर हम अपने लोगों को कैटेगराइज कर दें, मिशन से जोड़ लें और उनको एजुकेशन का महत्व समझाने में कामयाब हो जाएं, तो धीरे धीरे हम लोग मजबूत होंगे। ये अगर मीडिया गोदी मीडिया बन जाएगा तो धीरे धीरे देश का प्रजातंत्र खत्म होगा, देश का संविधान खत्म। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ इस समय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण समेत तमाम विभागों के मंत्री हैं, लेकिन वो नेशनल जनमत के साथ इसलिए नहीं हैं कि वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। वो ऐसे शख्स हैं, बहुजन समाज में निकले हुए एक ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं। इस समय हमें बोलने वालों की ज़रूरत इसलिए है कि तमाम सारे मुद्दे पर लोग चुप्पी साधे रहते हैं। वो चुप्पा तकनीक से बाहर निकल चुके हैं। इसलिए आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है कि इस समय देश में बहुजन की राजनीति के नाम पर आए हुए लोग शांत बैठे रहते हैं तमाम सारे मुद्दों पर। मैं समझता हूँ कि एक तो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो राजनीति में तो आ गए हैं और लेकिन विचार से परिपक्वता नहीं है, और उन्होंने बहुजन आंदोलन को पढ़ा नहीं है। जो बहुजन आइकॉन्स हैं, जिनके जीवन संघर्ष की वजह से आज हम लोग सत्ता में हैं या सरकारी नौकरियों में हैं, या जो भी तरक्की हुई है वो किसी की कुर्बानी के दम पे हमें मिली है। तो जिस दिन उनको ये एहसास हो जाएगा या अपने जो महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ लेंगे, उसके बाद शायद वो लोग बोलने लगेंगे। दूसरी बात, उनको अभी ये भी एहसास नहीं है कि आप रिजर्व सीट से यहाँ आए हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पूरी की पूरी कम्युनिटी को। आपकी ये सामाजिक भी और मोरल भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इन वर्गों के खिलाफ कुछ भी होता है या उनके अधिकारों का हनन होता है तो उनकी बात को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर हमको उठाना चाहिए। और यही हमारा, मैं समझता हूँ, दायित्व है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बाबा साहब ने मूक नायक समाचार पत्र निकाला था जी। वर्तमान समय के बहुजन राजनीति करने वाले नेताओं ने उसकी परिभाषा बदल दी। सारे के सारे एक मूक नायक हो गए, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता। इनका इलाज क्या है? देखिए, दो चीज़ हुई हैं। एक तो ये मूक नायक हो गए हैं, और दूसरे जिनकी वजह से कुर्सी मिलती है फिर उनसे ही दूरी बना लेते हैं, उससे ही मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये मूक नायकी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिस विचार के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की थी और मजबूरी में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करना पड़ा, तो उस दिन उन्होंने कहा था कि आज मैं इतना दुखी हूँ इस पैक्ट को करके, मेरा मन करता है कि मैं बिजली के खंभे से चिपक के अपनी जान दे दूँ। लेकिन हालात ऐसे थे कि अगर वो समझौता ना करते तो जिस तरह की थ्रेट्स मिल रही थी कि आपके पूरे समाज को ख़त्म कर दिया जाएगा, उस मजबूरी में उन्होंने समझौता किया। और बदले में अंडर कंपल्सन ये जो रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला या गवर्नमेंट जॉब्स में मिला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिला, तो एक बड़ी लंबी संघर्ष और कुर्बानी के बाद ये सब वो हमें दे के गए। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आए हैं और जिनके दम पे यहाँ तक पहुँचा, आज आप उसको छोड़ के और पैसे के चक्कर में या दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट में लग गए तो फिर कुछ आपने पाया नहीं। ये तो छोटी चीज़ है, ये तो कुछ लोग चोर डकैत भी पा लेते हैं। वर्तमान राजनीतिक संदर्भ जिस तरह का है, चूँकि आप दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, तो मैं केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों की भी बात करूँगा। उस परिदृश्य में कहाँ पाते हैं आप जो तबका अपने आप को बहुजन तबका कहता था, वो राजनीतिक हाशिए पर है, उसके मुद्दे गायब हैं। क्या आप देखते हैं आप आगे की राजनीति? एक तो दिक्कत यह है कि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने बहुजन समाज को एक अपना वोट बैंक के तौर पे माना है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा दिवालिया रहे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कि उन्होंने मिशन को समझा नहीं है, वो पढ़ा नहीं है और अपने जिम्मेदारी का उनको एहसास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि अगर आपको ज़िंदा रहना है, प्रजातंत्र रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे, वरना गुलाम में और एक मृत व्यक्ति में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो धीरे धीरे हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मनुस्मृति वाला शासन जो हमें गुलाम बनाता है, जो हमें दास बनाता है, जो काम के बदले में पैसे देने से इनकार करता है, जो हमारे पढ़ने लिखने पे बंदिश लगाता है, जो हमारे व्यापार करने पे बंदिश लगाता है, जो हमारी संपत्ति अर्जित करने पे बंदिश लगाता है, जो हमें सो कॉल्ड अपर कास्ट की प्रॉपर्टी के तौर पे रखता है, तो ऐसी व्यवस्था देश में मजबूत होने लगी है बीजेपी के शासन में। तो मुझे लगता है कि अगर हमें अपना
अपना भविष्य बनाना है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, प्रजातंत्र को बचाना है, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को बचाना है, तो मैं समझता हूँ कि अब जागरूक होना पड़ेगा और वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकल के अपने समाज के असल मुद्दों को केंद्र में लाना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, कैसे लोग जागरूक होंगे, क्या इसका आपके दिमाग में कोई फ्रेमवर्क है, कैसे मुद्दों की तरफ बढ़ेंगे लोग? मैं समझता हूँ एक तो हमें कैडर, परमानेंट कैडर सेंटर स्थापित करना पड़ेगा। अभी तक हमारे लोग ज़्यादातर जो नेता बने हैं वो बुज़ुर्गों के भाषण सुन के, पॉलिटिशियंस के भाषण सुन के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के भाषण सुन के बने हैं, लेकिन उन्होंने उसको ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, तो इसलिए वो परिपक्वता नहीं है। तो दो तीन मोर्चों पे हमें काम करना पड़ेगा। एक तो हमें परमानेंट कैडर सेंटर स्थापित करने पड़ेंगे, प्राइमरी एजुकेशन के अपने इंस्टीट्यूट खड़ा करने पड़ेंगे, जहाँ अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को भी हमें एक कुरिकुलम में लगा के उनको पढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे पास खेत की भूमि नहीं है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में कोई हिस्सा नहीं है, और हम लोग अगर देखें व्यापार में भी हम कहीं नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोलिजियम में हमारा आदमी नहीं है, तो वहाँ भी हमारे जाने के रास्ते बंद हैं। तो लगभग जितने भी संवैधानिक संस्थाएं ऊपर हैं वहाँ के रास्ते तो हमारे लिए खुले ही नहीं हैं। सेना के अंदर भी हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में और जब खेत की भूमि भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो एक ही रास्ता बचता, वो है एजुकेशन। तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हासिल किया वो एजुकेशन के दम पे किया। तो मैं समझता हूँ अगर एजुकेशन लेके और हम एजुकेशन को अपना हथियार बना लें, लेकिन एक तो एकेडमिक एजुकेशन होती है वो तो ज़रूरी है, उसी से रास्ता बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इतना बड़ा लिटरेचर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, या बुद्धिज़्म का, कबीर का, नानक का, संत गुरु रविदास जी का, ज्योतिबा फूले जी का, सावित्रीबाई फूले जी का, मतलब इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, लेकिन हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल के उसको पढ़ने की बजाय ऐसी व्यवस्था को पढ़ा है जो हमें गुलाम बनाती है, ऐसी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जो हमें कमज़ोर, दीनहीन बनाती है। हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो हमारे सर पे पड़ती है। इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। जितना मैंने आपको समझा है, आप विधानसभा में लगातार वंचित वर्ग के मुद्दों की बात करते रहते हैं। अपने मंत्री आवास पर आप ऐसे ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं जिनका लोग नाम नहीं लेना चाहते। पेरियार रामास्वामी नायकर की मनाते हैं आप, पेरियार लले की मनाते हैं, रामस्वरूप वर्मा जी की मनाते हैं, जगदेव बाबू की शहादत भी मनाते हैं। अमूमन माना जाता है कि मुद्दों की बात करने वाले लोग, ये ऐसा बोला जाता है कि बोलोगे तो ख़त्म कर दिए जाओगे। तो कभी ऐसा लगा नहीं पार्टी के अंदर कि इन सब मुद्दों की वजह से रोका जा रहा है, नुकसान उठा सकते हैं? कभी ऐसा फील हुआ आपको? मुझे लगता है कि अगर नहीं बोलेंगे तो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिशा में देश बढ़ रहा है उस दिशा में डेमोक्रेसी ख़त्म होती है, संविधान ख़त्म होता है, मनुस्मृति आती है, तो फिर मंत्री और ये सब बनने से फिर कोई लाभ नहीं है। वो छोटा लालच है। मुझे लगता है छोटे लालच से बाहर निकल के अपने आने वाली बच्चों के भविष्य के बारे में हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अपने लोगों को गोलबंद करना पड़ेगा, और अब हम वोट बैंक केवल बनने की राजनीति से बाहर निकल के अपने हक और अधिकार की राजनीति हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, 3 चीज़ों पर आपकी केवल राय जानना चाहता हूँ। अभी आपने एक सवाल पूछा कि आपको डर नहीं लगता। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे सब लोग डरना बंद कर दें, भाई एक का टिकट काट दो, दूसरे काट दो, जिसका भी दोगे वही बोलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद किस किस का टिकट कटेगा? बिल्कुल। फिर दूसरी बात, हम जिस पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी में वफादार रहते हुए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाइए। हमारे विकास का एजेंडा एजुकेशन है, ठीक। हमारे विकास का एजेंडा हेल्थ है, हमारे विकास का एजेंडा, जैसे दिल्ली के अंदर हमने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा चर्चा करके वो बड़े खुश हुए कि ये स्कीम अच्छी, इससे सही में फ़ायदा होगा इस वर्ग के लोगों को। तो हमने SC ST OBC और जनरल कैटेगरी EWS टोटल 15,000 बच्चों को हम मिशन जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत सिविल सर्विसेज की कोचिंग करा रहे हैं, इंजीनियरिंग की कोचिंग करा रहे हैं, मेडिकल की कोचिंग करा रहे हैं, जुडिशरी कोचिंग करा रहे हैं। जिस IIT दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी का बेटे का एडमिशन होता है, उसी IIT दिल्ली के अंदर हमारे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना से कोचिंग लेके एक सफ़ेदी करने वाले के बच्चे का एडमिशन होता है। लेडी हार्डिंग में एक मज़दूर जो की बेटी का एडमिशन होता है, जो कभी सोच नहीं सकती कि वो ऐसी जगह पढ़ पाएगी, वो उस कोचिंग से हुआ है। लोग सीवर में जान गंवाया करते थे, 200 लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दिया, उनको 200 लोगों को सीवर क्लीनिंग मशीन का मालिक बना दिया।
एक सम्मानजनक जीने का मौका दिया है। हेल्थ पे इतना काम हो रहा है, 13% टोटल बजट का हेल्थ पे खर्च हो रहा है, 26% टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हम लोग शुरू करने वाले हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएँ कराई हैं। मतलब ऐसी ऐसी योजनाएं जो कोई सोच नहीं सकता था। तो मैं समझता हूँ ये जो दिल्ली का जो मॉडल शुरू हुआ है, 2 मॉडल देश के अंदर आज हैं। एक तरफ गुजरात का मॉडल है जो कमज़ोर बनाता है, गुलाम बनाता है, जो आपके हक अधिकार छीनता है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जो विपक्ष की आवाज़ को दबाता है और बोलने वालों को जेल में डालता है। तो एक तरफ वो मॉडल है और दूसरा मॉडल है दिल्ली मॉडल। गुजरात के जवाब में दिल्ली का मॉडल जो हेल्थ पे काम करता है, जो एजुकेशन पे काम करता है, जो लोगों के विकास पे काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली का मॉडल है इसकी ज़रूरत पूरे देश को है। सहमत हूँ इस बात से। जब आप वंचित तबके के लोगों के बीच में बैठते हैं तो निश्चित तौर पर वो इन सारी चीज़ों को पसंद भी करते हैं और हकीकत है कि उनको मुद्दे चाहिए भी। अब एक सवाल बार बार ये आता है कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्य चेहरा है वो बार बार आरक्षण के विरोध की बात करते हैं। इस बात को कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? देखिए, कहने वाले लोग तो कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। जब कोई पॉलिसी हम लेके जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल आसानी से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन जब जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की मैंने बात की, वो और मनीष सिसोदिया जी साथ बैठे हुए थे। दोनों ने कहा वाह ये बहुत बढ़िया है, इससे अपलिफ्टमेंट होगा, इससे वास्तव में तरक्की होगी। हम बाकी स्कीम बनाते रहें तो उससे इतना विकास नहीं हो सकता जो एजुकेशन से होगा। तो ये कहना कि वो मतलब रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, ये तो कोई मूर्ख व्यक्ति है, किसने कहाँ से सुना, कहाँ से चलाया। कई मंचों पे अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा है, उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाओ सावरकर, मैं पढ़ाऊंगा अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग विकास की दौड़ में पिछड़ गए, जो तरक्की का जिनको हिस्सा नहीं मिला है, अब समय आ गया उनको हिस्सा देना पड़ेगा। वो ये नहीं कहते कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो ये कहते हैं जिनको नहीं मिला उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो हमारे SC और ST के OBC के लोग हैं जो विकास की दौड़ में बहुत पिछड़ गए, जिनको मौका नहीं मिला, अगर वो उनको मौका देके उनको आगे लाने की बात करते तो इसमें बुराई क्या है? 3-4 चीज़ों के बारे में आपसे संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ कि आपके विचार क्या हैं। जैसे गोदी मीडिया अगर शब्द लिया जाए, क्या सोचते हैं इसके बारे में? एक्चुअली प्रजातंत्र का चौथा मजबूत जो स्तंभ होता है वो मीडिया होता है, और आज दुनिया में घटने वाली चीज़ों को मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जाता है। किसी घटना को दबाना मीडिया के पास है और उसको उठाना भी मीडिया के पास है। मीडिया का इस्तेमाल करके गुजरात मॉडल को इतना आगे बढ़ाया कि वो बीजेपी उसके प्रेशर में आ गई और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज हमारे हैं मोदी जी, उनको बीजेपी मजबूर होकर उनको प्रधानमंत्री घोषित किया। और अल्टीमेटली इतना मीडिया के द्वारा गुजरात मॉडल चलाया कि पूरे देश में बहुमत से लंबे समय के बाद, वरना कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम कांसीराम साहब के आंदोलन से कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई, कोई बहुमत में नहीं आ रहा था। ऐसे में बहुमत में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो उसी मीडिया के द्वारा जो प्रचार और एक अलग तरह का हवा क्रिएट किया गया, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया गुजरात मॉडल के नाम पे, उससे आया। तो मैं समझता हूँ मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन ये मीडिया ये ना भूले कि अगर मीडिया गोदी मीडिया बन जाएगा तो धीरे धीरे देश का प्रजातंत्र खत्म होगा, देश का संविधान खत्म होगा। आज दूसरे लोगों के हक अधिकार छिन रहे हैं, आज दूसरे लोग मारे जा रहे हैं, आप चुप्पी साधे हो, कल को आप भी मारे जाओगे। वंशवादी न्यायपालिका, वंशवादी न्यायपालिका से न्याय की कोई उम्मीद मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जो न्याय की जो परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, उसमें जो व्यक्ति न्याय की कुर्सी पे बैठता है, जिसको न्याय देना है, पहले तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, जिसकी सोच में प्रिजुडिसनेस है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जो मनुस्मृति को अगर वो जायज़ मानता है, जो जात पात वर्ण व्यवस्था को जायज़ मानता है, वो न्याय करेगा। मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता। हाथरस की जो घटना हुई, ये पहली घटना नहीं है, आखिरी घटना नहीं है। किस तरह की मानसिकता के लोग इस घटनाओं के पीछे होते हैं? वही मनुस्मृति वाली मानसिकता जो दलित, आदिवासी, अछूत, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना संपत्ति मानती है, जो धर्मशास्त्र अछूतों के साथ, शूद्रों के साथ इस तरह के कार्य को अपराध नहीं मानते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं।
और ऐसे लोगों को अगर प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग संरक्षण देंगे तो फिर ऐसी घटनाएं तो रुकेंगी नहीं। मैं समझता हूँ इन सब का जवाब एजुकेशन है। इन सब का जवाब मैं समझता हूँ जो हमारा मिशन है, अगर हम अपने लोगों को कैटेगराइज कर दें, मिशन से जोड़ लें और उनको एजुकेशन का महत्व समझाने में कामयाब हो जाएं, तो धीरे धीरे हम लोग मजबूत होंगे। और मजबूत का कभी शोषण नहीं हुआ करता, शोषण तो कमज़ोरों का होता है। मोदी और अमित शाह की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? तानाशाह राजनीति है, उनसे कोई देश के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। मोदी जी जो जो भाषण देते थे पहले, आज सारा उसके विपरीत हो रहा है। मोदी जी कहते थे ये सब गप है कि रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, ये सब झूठ है, रेलवे से ज़्यादा कोई, मेरे से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हुआ, अब वही रेलवे बिक रहा है, वही स्टेशंस बिक रहे हैं, प्राइवेट रेल आ रही हैं, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं। और जो भारत सरकार के उपक्रम नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी जिनमें ओएनजीसी बहुत मजबूत और बहुत बड़ा मुनाफा देती थी, ऐसी कंपनियों को भी कमज़ोर करके अपने चंद दोस्तों को इतना अमीर बना दिया कि लॉकडाउन में, कोरोना जैसे माहौल में भी वो लोग, उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। और देश की सरकारी जो मजबूत संस्थान होते थे वो सब, उनकी संपत्ति गिरती जा रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, जब प्रधानमंत्री जी जियो का ऐड करेंगे तो MTNL BSNL तो ख़त्म होगा ही। तो इस सोच से तो देश कमज़ोर होगा। तो जो आपने सवाल किया कि मोदी जी और अमित शाह जी से क्या उम्मीद करते हैं, मैं उनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं करता, मैं उनसे देश के विकास की कोई उम्मीद नहीं करता, मैं उनसे कोई राष्ट्रवाद की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने आने के बाद जो कहा उसके विपरीत कार्य किए। उन्होंने देश को बांट दिया, जातिवादी मानसिकता और ज़्यादा प्रबल मजबूत हुई है, और जो न्याय की जो अवधारणा थी उसको गहरा आघात लगा है। अगर उत्तर प्रदेश में लड़ती है आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव, जी, किन मुद्दों के आधार पर लड़ेगी? सबसे बड़ा मुद्दा हेल्थ है, एजुकेशन है, समानता है, और जॉब के नए अवसर हैं, एम्प्लॉयमेंट है, गरीबी उन्मूलन है। मैं समझता हूँ इन सब मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। किसान है, किसान की मतलब हालत इतनी ख़राब है और देश की सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है जो एकदम किसान विरोधी है। किसान मर जाएगा तो फिर अनाज कहाँ से होगा, और अनाज नहीं होगा तो फिर हम खाएंगे कहाँ से। तो मैं समझता हूँ किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, मज़दूर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसान को और मज़दूर को अपनी हैसियत का और अपने होने का एहसास सरकारों को कराना पड़ेगा कि आप एसेट हो देश के। आप अगर 2 दिन बैठ जाओगे तो सारे काम बंद हो जाएंगे। अगर मज़दूर सफ़ेदी करना बंद कर दे, मज़दूर काम करना बंद कर दे, किसी भी प्रकार का निर्माण काम नहीं हो पाएगा। सफाई कर्मचारी अगर कूड़ा करकट उठाना बंद कर दे, मरे हुए जानवर उठाना बंद कर दे, देश में महामारी फैल जाएगी। तो ऐसे काम करने वाले लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को कोई आसानी से करता नहीं है, जिसकी वजह से देश के रहने वाले लोग महामारी से बच रहे हैं, और उन्हीं से घृणा, उन्हीं के ऊपर जुल्म। तो ये कैसा राज्य, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे कोई देश को कोई ताकत मिलेगी। ये देश को कमज़ोर करने वाली साजिशें हैं। अभी तक एक आम धारणा ये बन चुकी थी कि जो बोलेंगे वो मारे जाएंगे, लेकिन इस तरह के जो मंत्री हैं, इस तरह के जो राजनीतिज्ञ हैं, वो इस धारणा को बदलते हुए दिखते हैं और उस धारणा को ये बनाते हैं कि जो बोलेंगे वो ही आगे जाएंगे। और आगे आने वाले समय में एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर हर व्यक्ति बोलने वाला होगा तो किस किस का टिकट कटेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह की बहुजन राजनीति आगे करते रहेंगे, वंचित वर्ग के लोगों को न्याय भी दिलाते रहेंगे और अपनी पार्टी के भीतर भी तमाम वंचित वर्ग के लिए स्पेस बनाएंगे। निश्चित तौर पर बनाएंगे। हमारी पार्टी सही मायने में संविधान के साथ जी रही है। हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना को स्कूल में पढ़ाया, हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विभिन्न आयामों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया, और मैं समझता हूँ कि वही एक मार्ग है जो तरक्की का रास्ता है। और हमारी पार्टी के अंदर मुझे लगता है कंपेरेटिव अदर पार्टी जब तुलना करेंगे तो ज़्यादा न्याय है, और बाकी हम ले लेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो